नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और कुछ नए मेहमानों के साथ हाजिर हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम दुराहा की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आपके लिए मुनफरिद मौज़ूआत को लेके आएँ और ख़ास तौर पर हम इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि खुदावन इस प्रोग्राम के वसीला से मुझे और आपको ब्लेस करता है। जब हम आज प्रोग्राम को सुनेंगे तो आप अपने पास नोटबुक रखें, इसमें अपने सवालात को नोट करें और फिर आखिर में जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो आप अपने कमेंट्स हम तक पहुंचा सकते हैं दिए हुए नंबर्स पर। तो आज का जो मौजू है ये बड़ा ख़ास है, इंसानी ज़िंदगी का माहौलियात पर असर। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खुदा के खुदाम मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर कामरान साहब मौजूद हैं। सर, आपको खुश आमदीद। इसके साथ ब्रदर विंसेंट वेलफर्ड मौजूद हैं, इनको भी हम आज के प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। आप दोनों मेहमानों का सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने आज का दिन हमें दिया है ताकि हम आज प्रोग्राम दुराहा में कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करें जो कलीसिया पाकिस्तान और दुनिया भर के ईमानदारों के लिए और दुनिया भर के लोगों के लिए अच्छी हों। राइट। सो आज जैसे मैंने सर आपसे कहा कि आज का जो मौजू है इंसानी ज़िंदगी का माहौलियात पर असर, इसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके हवाले से हमारे नाजरीन सुनना भी चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल पास्टर कामरान यूनुस साहब से होगा कि सर, माहौलियाती तब्दीली क्या है और ये इंसान की ज़िंदगी पर क्या असर डाल रही है? अगर हम माहौलियात की सारी इस तब्दीली को देखें तो इस इंसानी ज़िंदगी पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। ठीक है। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जैसे हम आजकल की बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जी बिल्कुल, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ये ऐसा ही है कि जैसे आप किसी गाड़ी में बैठ जाएं, ठीक है, और उसके सारे शीशे बंद कर दें, ऑल राइट, और वो उस अंदर की जो हवा है वो स्केप ही ना हो सके, अंदर की जो गर्माइश है वो स्केप ही ना हो सके, वो निकल ही ना खारिज ना हो सके। हाँ। ठीक है। तो इस वक्त दुनिया का भी यही हाल है, क्योंकि ग्रीन हाउसेस इन सारों ने एक ऊपर पूरी ओजोन के ऊपर एक लेयर सी बना दी हुई है। ठीक। तो जो सूरज की रोशनी जब पड़ती है हमारी ज़मीन के ऊपर तो वो ट्रैप हो जाती है, ऑल राइट, इट कैन नॉट गो बैक, वो रिवर्स नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि माहौलियात में जो तब्दीली आ रही है, सैलाब बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। राइट। आंधियाँ, तूफ़ान, ये सारी चीज़ें, ये सब इसी का असर है। और इसमें सबसे जो मेन फैक्टर है जो ये इसको करने का है वो है इंसान। ऑल राइट, बिल्कुल। इंसान क्योंकि इस दुनिया में रह रहा है और उसको इन तमाम बातों का ख्याल रखना है, उसको सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। और हमारी इन सारी बातों का अगर आप देखें तो मेन फैक्टर इंसान है। बिल्कुल। और इसी के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। वो ऐसे ही है कि जैसे हम एक शाख पे बैठे अपनी टहनी काट रहे हैं। लेकिन पास्टर जी, इसके हवाले से हम ये भी कह सकते हैं ना कि इंसान सोचो विचार कर रहा है इसके हवाले से, और जो भी आपने बताया कि टेम्परेचर दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, और ये तो फैक्ट भी है कि जो सर्द इलाके थे वो गर्म हो चले जा रहे हैं और जो गर्म थे वो सर्दी की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक असर है। बिल्कुल, ये सारा इसी चीज़ का असर है। और इसका सबसे मेन फैक्टर है कि जो हमारी गाड़ियों से धुआं, फैक्ट्रियों से धुआं, केमिकल्स का इखराज, हमारे जो फॉरेस्ट हैं जिस तेज़ी से कट रहे हैं, जंगलात जो हैं जिस तेज़ी से कट रहे हैं। एक फिगर है कि 1990 से 2005 तक 0.2% जो फॉरेस्ट हैं उनका इतना तेज़ी से रेशियो है कटने का कि जिससे आपकी माहौलियाती जो तब्दीली है वो उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। जंगलात सुकड़ते जा रहे हैं, ऑल राइट। और जिसकी वजह से आप ये देखें कि जो जंगलात में रहने वाले हैं, एनिमल्स हैं, इनके ऊपर असर पड़ता है। पूरा एक इकोसिस्टम हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है। ये भी कह सकते हैं कि जो बीमारियों का रेशो बढ़ रहा है इंसानी ज़िंदगी के अंदर, तो इस तरह की जब माहौली तब्दीली आ रही है, जैसे आपने कहा कि दरख्त जो है वो कटते चले जा रहे हैं और माहौल जो है वो साफ़ सुथरा नहीं मिल रहा, तो बीमारियों का रेशो भी इससे बढ़ रहा है। डेफिनेटली। मैं डॉक्टर से पूछ रहा था कि जी, उसने कहा कि जी पहले वायरस 10 दिन के अंदर एंटीबायोटिक में चला जाता था, आजकल वायरसेस स्ट्रांग हो गए हैं, वो 22 से 25 दिन लगाते हैं। ऑल राइट। और उसके सबसे वजह ये है कि वो भी इस इन्वायरमेंट के अंदर दे आर गेटिंग स्ट्रांग, और ये बिल्कुल स्ट्रांग होते जा रहे हैं और बीमारी स्ट्रांग होती जा रही है। बिल्कुल ठीक। तो इसको नहायत ज़रूरी है
कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस, चर्चेस, ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। इसी सवाल को मैं ब्रदर विंसेंट की तरफ लेकर जाना चाहूँगा। ब्रदर विंसेंट, आपसे सेम सवाल होगा। माहौलियाती तब्दीली क्या है और ये इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर डाले, आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब हम बात करते हैं कि माहौलियात की और इंसानी ज़िंदगी का इसके ऊपर असर, तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जैसे पादी कामरान ने एक बात का जिक्र किया कि एक इकोसिस्टम है। ठीक है, जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इस पूरी दुनिया का एक इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और इंसानों के लिए रहने के लिए एक माहौल है, जंगलों में जानवरों के लिए रहने के लिए एक माहौल है। ठीक है, और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी पर्पस की वजह से हैं। बिल्कुल ऐसे। जंगलात का भी एक पर्पस है, सहरा का, समंदर का, पहाड़ों का। ठीक है, और इंसान जो आम सोसाइटीज़ में रहता है इसका भी एक पर्पस है। अब इंसानों ने क्या करना शुरू किया कि इंसानों ने इन रिसोर्सेज को जब यूटिलाइज़ किया तो इनके साथ कुछ छेड़छाड़ भी शुरू कर दी। जैसे भाई साहब ने एक और चीज़ का जिक्र किया कि जंगलात सुकड़ रहे हैं। जब हमने अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स के लिए इन रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया तो हमने इन रिसोर्सेज को जो है वो ख़राब करना शुरू कर दिया, इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से इकोसिस्टम कम्प्लीटली जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। क्योंकि देखिए, दुनिया जो है वो चलती है एक सिस्टम के तहत। बिल्कुल ऐसे। हर सिस्टम के लिए एक लेवल जो है वो मेंटेन रहना ज़रूरी है। जैसे जंगलात का एक लेवल मेंटेन होना लाजमी है। ठीक है ना, समंदर जो है उनका जो सी लेवल जो हम कहते हैं, ठीक है, उसका भी सी लेवल को भी मेंटेन होना लाजमी है। जैसे फिर हमने बात की कि जो बर्फीली इलाके या जो ठंडे इलाके वहाँ पे ग्लेशियर्स की मौजूदगी भी, उसका भी एक लेवल मेंटेन होना लाजमी। सहरा जो हमारे पास हैं, ठीक है, उनमें भी जो उसका इकोसिस्टम है उसको भी मेंटेन करना लाजमी है। और आज इंसानों ने इस पूरे इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी और कहीं पर तो इस तरह की भी कोशिशें की गई हैं कि सहरा को ख़त्म करके और उधर ग्रीनरी लाई जाए। ठीक है, अब जब हम बचपन में थे तो मैं तारिक अजीज़ साहब की एक बात है वो यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। वो अक्सर कहते थे कि पाकिस्तान जो है इट्स ब्लेस्ड बिकॉज हमारे पास सहरा भी है, हमारे पास पहाड़ भी हैं, हमारे पास जंगलात भी हैं, हमारे पास समंदर भी हैं, और ये इकोसिस्टम के लिए एवरीथिंग इज़ नेसेसरी। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब आप इन नेचुरल जगहों को छेड़ना शुरू करेंगे तो आपका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम धर्म भरम होता है। अब ये जो ओजोन इफ़ेक्ट की हम बात करें, ठीक है, जैसे ओजोन लेयर है और हमें पता है कि ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी अननेसेसरी रेडिएशंस जो है उनको रोकती है। और अब हमने क्योंकि कार्बन इमिशन से हमारी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी जिसकी वजह से ओजोन लेयर इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई और उसकी वजह से वो जो अननेसेसरी रेज़ हैं और रेडिएशन है वो आती है और जिसकी वजह से आप अब स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सुनते हैं दुनिया में। ठीक है, जिस तरह भाई साहब ने एक और चीज़ का जिक्र किया, बीमारियाँ बहुत आम हो गई। उसकी वजूहात ये हैं कि ओजोन लेयर जो है उसमें जगह जगह जो है वो आप यूँ कंसिडर कर ले कि एक लेयर थी, उसमें जगह जगह होल हो चुके हैं। ठीक है, और अब वो जो रेज़ हैं, जो रेडिएशन है, वो डायरेक्टली आपकी ज़मीन पर आती है जो कि आपको इफ़ेक्ट कर रही हैं और तरह तरह की बीमारियां भी इंसानों में आपको देखने को मिलती जो कि जिनका शायद इलाज भी आज के दौर में ढूंढना मुश्किल हो गया। तो इसमें मैं यही बोलूँगा कि हमने जो पूरा इकोसिस्टम है जब इसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिए तो उसके असरात हमें बहुत तेज़ी के साथ नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम नेचर के साथ कुछ खेल करते हैं तो मनफी असरात फिर इंसान की अपनी ज़िंदगी पर ही पलट कर आते हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रदर विंसेंट। पास्टर जी की तरफ मैं जाना चाहूँगा। पास्टर जी, कलीसिया को इस माहौलियाती चैलेंजेस को कितना संजीदा लेना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप जाते हैं बाज़ार, जाते हैं, मैं जाता हूँ बाज़ार जाता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था कि टोकरी होती थी, बिल्कुल ऐसे, सब्ज़ी के लिए हम लेके जाते थे। मैंने अपने वालिद के साथ जाता था, वो टोकरी में सब्ज़ी लेके आते थे। ठीक है, आजकल जब हम जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ से शॉपिंग बैग में सब्जी ले, दही ले लें, कुछ भी चीज़ें, एवरीथिंग प्लास्टिक में आ रहा है। अब एक शॉपर की ज़िंदगी 1000 साल से ऊपर की है, वो मरता नहीं है, आपकी ज़मीन के अंदर वो दफन होता है, लेकिन आप उसको निकालें तो वो शॉपर प्लास्टिक्स ये क्या कर रहे हैं, एक दुनिया को तबाह करते जा रहे हैं। और इसको जब आप जलाते हैं तो अलग एक गैसेस जो है वो असरअंदाज हो रही है। तो कलीसिया क्या कर सकती है इसमें? हर एक को अपना रोल प्ले करना है। जी, मैं इस वक्त, मेरे साथ विंसेंट भी हैं, जब हम
एक कॉन्फ्रेंस की थी हमने एनवायरनमेंट की, तो हमने अपनी एक ट्रीटी साइन की थी, ठीक है, कि आज के बाद हम प्लास्टिक की बोतल नहीं खरीदेंगे कि पानी पीने के लिए। हम अपनी बोतल कैरी करते हैं पानी की। आज के बाद कोशिश करेंगे, मेरे पास अभी भी गाड़ी में मेरे मौजूद है, टोकरी मौजूद है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरह से भी उस चीज़ का हिस्सा ना बना। ये खुदा ने जो एक खूबसूरत दुनिया बनाई है, मैं उसकी तबाही का हिस्सा ना बनूं। तो अगर ये सब ये आस्ता आस्ता सोचेंगे तो देखें कि ये इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। ज़मीन पर कौन कौन से ख़तरात जो हैं वो जिनसे हमें निपटना पड़ता है? अच्छा, अगर तो हम बात करें ख़तरात की, बहुत से ख़तरात मैं बोलूँगा अब लाहक नहीं है, अब वो हैं जो आ चुके हैं, ठीक है ना, जो हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं। और उसमें ये तो अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, फिर आपका एक फूड रिसोर्स जो है वो समंदर से आता है जी। आपने इंडस्ट्रियल वेस्ट पिछले सालों में इतना ज़्यादा कर दिया है कि जो सी में मरकरी लेवल है दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। बल्कि मैं एक दिन पादी कामरान के साथ ही बैठा था एंड ही टोल्ड मी कि श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका इज़ एन आइलैंड, ठीक है ना, उनकी जो बेसिक डिपेंडेंसी है वो सी फूड पर है। बिल्कुल ऐसे। तो वो जब आप मछली कंज्यूम करते और उनका टेस्ट हुआ तो उनके जिस्म में, मतलब उनके बालों से जो टेस्ट हुए तो मरकरी लेवल्स मिले। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर कि जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, जब वो उनका पानी बहता है और वो जो गंदा पानी भी कह सकते हैं हम इसको, वेस्ट मटेरियल है, वो जब समंदर में जाता है, जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पर मछलियाँ हैं वो उसको, मछलियाँ जो हैं वो प्लास्टिक कंज्यूम करने शुरू हो गई हैं। और उसका जो असर है वो जब आप खाएंगे तो वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी उसका असर आएगा। डेफिनेटली। और ये वो जो केमिकल है वो ईच एंड एवरीथिंग वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो इसलिए ये बड़ी एक सीरियस सी बात है कि, और स्पेशली आप देखें कि हमारी जो वेजिटेशंस हैं जी, कलाम में भी लिखा है कि जी आपने ज़मीन को किस तरह करना है, 7वें साल आपने उसको छोड़ देना है ताकि वो अपनी पैदावार ज़्यादा बढ़ा सके, इस सारी बातों में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पेस्टिसाइड्स, उस केमिकल्स को डाल डाल के इस वक्त सॉइल की जो एवरेज कैपेसिटी है उसको हमने तबाह कर डिस्ट्रॉय किया। इसी के साथ में पादी कामरान की बात में एक और ही एग्रीकल्चर का देखें, आपको बहुत बड़ा इशू है, आप अक्सर सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। अब आप देखते हैं कि पंजाब साइड, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट पंजाब तो इंडिया पाकिस्तान दोनों के, पंजाब में स्मोक का इशू बहुत ज़्यादा है। और उस स्मोक का मेन पर्पस क्या है कि उधर जो कार्बन लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इशू कार्बन लेवल इंक्रीज़ किस बेस पे हो रहा है, जो एक्चुअली एग्रीकल्चर के बाद का जो उनका वेस्ट बचता है, ठीक है, उस वेस्ट को जब जलाया जाता है तो वो कार्बन इमिशंस देता है। और उसकी वजह से जब कार्बन इमिशन एयर में इंक्रीज़ होती है, देखिए एयर का भी ना एक लेवल है, आपकी जो एयर है दैट इज़ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड ओनली 1% हैज़ अदर गैसेस। तो मतलब देखें कि आपकी जो नॉर्मल एयर है उसमें कार्बन लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। जब आप बार बार कार्बन इमिशन करेंगे तो इस हवा में कार्बन लेवल इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी स्मोक बनती है और इवेंचुअली वो स्मोक जो है वो आपके लिए सांस लेने में भी तकलीफ का बाइस बन जाती है। जी बिल्कुल। तो अब मैं आपसे अगर ज़मीनी लिहाज से बात करूं, हवा के लिहाज से बात करूं और पानी के लिहाज से भी बात करूं, तो आपने अपनी सारी रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया है कि अब वो आपकी रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट ख़राब होना शुरू हो गई। कोरोना के टाइम पर आपने देखा होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है वो भी काफ़ी हद तक बंद था, जहाज़ भी नहीं चल रहे थे, ट्रांसपोर्ट भी नहीं चल रही थी। तो उस दौरानिए में क्या आपने इस बात को फील किया कि माहौल थोड़ा साफ़ सुथरा था? जी देखें, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कराची के बारे में कि कराची का जो रेट चल रहा था वो 200% के ऊपर चल रहा था पॉल्यूशन के लिहाज से। लेकिन जब ये सारी ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद हुआ तो कराची का जो पॉल्यूशन का रेट है वो 56% पे आ गया था। यानी कि फ़र्क था, काफ़ी फ़र्क पड़ा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ, फैक्ट्रीज बंद हुई, सारी चीज़ें ये सब बंद हुई। जहाँ तक हम आबादी के लिहाज से बात कर रहे हैं तो हम खुदा का ये शुक्र करते हैं कि वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, यस, बट द थिंग इज़ कि ये रिसोर्सेज सही तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। ओके, ठीक है, अगर आप गंदम को देख लें या सारी चीज़ों को देख लें तो अब वो जहाँ पे हम कहते हैं ना कैपिटलिस्ट्स की बात, या वो कि हर कोई स्टोर करने की, या जो खुदा का एक इंतज़ाम है देने का, उसको
डिवाइड करने का, हम क्या कर रहे हैं कि मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं जी। अपनी सोच रखने की वो है, ना हम इन्वायरमेंट का सोच रहे हैं ना इंसान का सोच रहे हैं, सिर्फ अपना सोच रहे हैं। यानी कि दूसरे शख्स का ख्याल नहीं करे। इवन के किताब मुकद्दस हमें इस हवाले से बताती है कि अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक तो किसी और को दे दे। और अनाज के हवाले से जो बात हो रही है वो यही है कि जितनी ज़मीन है अनाज तो बहुत वाफिर है, लेकिन स्टोर जो करने वाली बात है ना, ये ख़तरनाक है कि जो शख्स स्टोर कर रहा है हो सकता है कि उससे 10 लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो यही बात अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि लाखों टन जिन्होंने सिर्फ स्टोर किया हुआ था गंदम खराब होगी, और उससे लाखों घर जो है वो खा सकते थे, उनको मुस्तफ़ीद हो सकते थे। यस ब्रदर विंसेंट, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने भी पास्टर कामन साहब से कहा कि देखें अगर कोरोना में गाड़ियाँ बंद थीं, जहाज़ बंद थे, तो वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए था, लेकिन ये हम कंटिन्यू तो इसको नहीं कर सकते ऐसा, तो फिर हम बच कैसे सकते हैं इन तमाम मामलात से? अच्छा देखें, पादी कामरान ने क्योंकि कराची की एग्जांपल दी और हम कराची के ही रहने वाले, तो मैं थोड़ा सा कराची के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अगर आप कराची के ट्रैफिक का थोड़ा सा अंदाज़ा करें, सो देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बाइक ऑन ईच सिंगल रोड। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। और उन वो जो सिंपल आपकी जो बाइक्स हैं जिनको हम 70 सीसी और 125 सीसी की जो गाड़ियाँ, ये नॉर्मल इंजन्स पे चलती हैं जिनका कार्बन इमिशन होता है, राइट। इसकी जगह अगर तो शहर में मास ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो जाए, ठीक है, और स्पेसिफिकली आपकी इलेक्ट्रिक बसेज हों, ठीक है जी, तो आप ये सोचें कि वो बसेस कितनी बाइक्स को कम कर देंगी। ठीक है, तो उससे आपका कार्बन लेवल जो है वो बहुत जल्दी लो हो जाएगा। एक तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो यूज़ करें और स्पेसिफिकली उन गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जिनकी कार्बन इमिशन कम है, या तो आप ऑल्टरनेट व्हीकल्स की तरफ जाने की कोशिश करें। अब कराची में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिक बसेज हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं, तो आप इनका इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरा जो आपको इंतहाई अहम वक्त की ज़रूरत है वो है प्लांट एज मच एज ट्रीज यू कैन, ठीक है, विद इन द सिटी, एंड यू गाइस कैन इवन ग्रो एट होम एज वेल। मेरा एक दोस्त है, उसने ही लिव्स इन अ फ्लैट, ओके, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी गैलरी में इंडोर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ठीक है। इसी तरीके से हम एक कॉन्फ्रेंस का भाई साहब कह रहे थे जो हमने इन्वायरमेंट के लिहाज से की थी, उसमें हमने काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ दिए थे। पहले वक्तों में हम देखते थे कि लोगों ने घरों में छोटे छोटे पौधे लगाए होते थे, किसी ने उसमें कुछ मिर्चें लगाई हैं, ठीक है, उसमें उन्होंने कुछ स्पाइसेस लगाई हैं, कड़ी पत्ता वगैरह, ये या एलोवेरा के आपको घरों में पौधे मिलते थे। तो ये बड़े ईजी टू मेंटेन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, दिन में एक दफ़ा आपने पानी देना है, बेसिक से आपने उनकी केयर करनी, ना आपने उनको कोई पेस्टिसाइड्स डाल लें, बल्कि आप अपनी बड़ी इसेंशियल वेजिटेबल्स जो हैं वहाँ से ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो है, जब आपके घर में ग्रीनरी होगी तो आप अपने घर के लिए कम से कम जो भी आपके घर में अफराद हैं, 5 लोग या 6 लोग हैं, शायद उनके लिए ऑक्सीजन आप खुद से पैदा करें। और मैं एक फिलोसफर को पढ़ा था, एंड देयर वाज एन आइडिया कि जब इस दुनिया में एक बच्चा पैदा होता है तो हम फ़ौरन लग जाते हैं कि हमने इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, हमने इसके लिए कपड़े लेने हैं, इसके लिए खाना लेना है, दूध लेना है, इसने आगे स्कूलिंग करनी है, ये हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर पढ़ेगा। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है ना, उसके साथ एक दरख्त लगा दें, ओके, ताकि उसको जो ऑक्सीजन मिलनी है ना सारी ज़िंदगी, बल्कि उसकी आने वाली नस्लों की भी, उसका भी इंतज़ाम आप उसके पैदा होने के साथ ही करें। दैट्स ये एक बहुत अच्छी बात है ये आपने जो की है कि अगर, क्योंकि अभी तो बेशुमार बच्चे पैदा होते हैं डेली, तो लेकिन ये वाली थॉट भी अच्छी है कि जिस किसी के घर में बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक प्लांट भी लगा दी जाए। दैट्स वंडरफुल। पास्टर कामन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माहौलियात के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? सर, जहाँ तक हम देखें पैदाइश उसका पहला बाब, अगर मेरे पास बाइबल है, एंड इसमें मुझे इस पहले बाब में एक जो चीज़ खूबसूरत जो लगती है कि खुदावन ने जो भी चीज़ बनाई, उसने फ़िज़ा को बनाया, उसने आसमान को बनाया, ज़मीन, घास, अपनी जिन्स के मुताबिक सब चीज़ों पे जब वो एंड में आता है तो खुदा कहता है अच्छा है, यस, ठीक है, अच्छा है, खूबसूरत है। और फिर जहाँ पर बात आती है कि खुदा ने बाग बनाया और बाग की निगहबानी किसको सौंपी? इंसान को, आदम को, इंसान को सौंपी, और उसको कहा कि तूने क्या करना है?
कि तूने इसकी निगहबानी करनी है और तू मुख्तार होगा। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्टीवर्डशिप। यस, दैट्स ठीक है, स्टीवर्डशिप। अब इस मुख्तारी के अंदर बहुत कुछ आता है। जब आप एक उस पर आयत है कि खुदा ने उसको कहा कि खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो, बढ़ो और ज़मीन को मामूर महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों, कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। यस, इख्तियार रखने में बहुत से फ़िलासफ़र्स जो हैं, जो अभी करंटली डिबेट चलती है, इट डजंट मीन कि आपने एक हुक्मरानी करनी है, रूल ओवर करना है। नो, व्हेन यू आर, आप शबी हैं खुदा की, खुदा ने आपको अपनी शबी पर पैदा किया है, तो इसका मतलब है कि खुदा ने आपको लीडरशिप सौंपी है। यस, लीडरशिप दिया। ठीक है। सो लीडरशिप क्या करती है? वो तबाह नहीं करती है, लीडरशिप संवारती है, मेंटेन करती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारी बनाई हुई चीज़, इंसान की बनाई हुई चीज़ क्या करती है? वो तबाही लेके आती है। एक छोटी सी बात वो देख लें, मिसाल गाय को देख लें। गाय अगर खाते, उसका गोबर भी क्या करता है? इस्तेमाल होता है। फलों को देख लें, आप ज़ाया भी करेंगे तो उससे बायोगैस बनती है। ठीक है। खुदा की बनाई हुई हर चीज़ जो है वो कारामद है, काम करती है। ठीक है। और यहाँ पर खुदा जो हमें इख्तियार बख्श रहा है, बढ़ो, मामूर करो इन सारी चीज़ों पे, सो ही इज़ गिविंग यू लीडरशिप। यस, कि मेरी क्रिएशन है, इसको तुमने संभालना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, करनी है इसकी। तो बाइबल हमें ये चीज़, जब दाऊद खुदा की उस पूरी कायनात पर निगाह करता है तो वो तारीफ़ के पुल बांध देता है। बिल्कुल ऐसे कि खुदाया तूने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है, इतना सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उस स्टीवर्डशिप को, जो अपनी जिम्मेदारी है, जो निगहबानी है, उसको हमने क्या कर दिया है? अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में हमने छोड़ दिया। और कोई ये ना सोचे कि खुदा हिसाब नहीं लेगा। खुदा हिसाब लेगा। आज आप सिगरेट पी के तो फेंक देते हैं ना, तो आप अपने क्या करते हैं? खुदा की ज़मीन को गंदा कर रहे हैं। यस, आज आप शॉपर पकड़ के उठा के गाड़ी से गंद बाहर फेंक रहे हैं ना, बगैर सोचे। अक्सर एक जुमला होता है, चलो यार पाकिस्तान है, नहीं, खुदा की ज़मीन है। यस, ठीक है। खुदा ने उसको देखा, बनाया और कहा कि अच्छा है। यस, तो हम कौन होते हैं कि उसको बिगाड़ने वाले? हम कौन होते हैं? दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बल्कि खुदा ने इंसान को, तो जब यहाँ पर आप वर्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ लिखा है कि तू इसकी निगहबानी कर। निगहबानी। तो इंसान को इख्तियार दिया है तमाम चीज़ें बनाने के बाद। तो आज भी यही जुमला अगर हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में ले लें, बिल्कुल, कि जो खुदा ने निगहबानी का ओहदा हमें सौंपा है, अगर आज हम माहौल को बेहतर करना चाहते हैं तो फिर हमें पैदाइश की किताब में जाना होगा। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। मैं ब्रदर विंसेंट आपसे पूछना चाहूँगा कि आलमी सतह पर माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमें क्या क्या इक़दाम करने होंगे? अच्छा, देखिए, जब आप आलमी सतह पे बात करते हैं तो अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि पूरी दुनिया ही इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है, ठीक है, एंड देयर इज़ अ बॉडी कॉल्ड यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, उन्होंने फिर पिछली सदी से लेकर अभी तक कुछ जो है वो एग्रीमेंट्स करवाए हैं बिटवीन द नेशंस। यस, वो एग्रीमेंट्स, अगर मैं कुछ मेनली 2-3 नाम बता दूंगा, आप उनको डेप्थ में जाके उनको पढ़ें और उन एग्रीमेंट्स का एसेंस समझें। एक एग्रीमेंट है दैट इज़ कॉल्ड क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्योटो एक जगह है, वहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स डिसाइड हुए थे और ये तकरीबन 1992 का जो है एग्रीमेंट है। इसमें तकरीबन आपके 84 to 85 कंट्रीज़ ने जो है वो एक एग्रीमेंट पे साइन किया था, एंड दे सेड कि हम कम से कम कोशिश करेंगे कार्बन एमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कम से कम करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कि हम उसके लेवल्स को डाउन लेते हैं। अच्छा, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब आप 19वीं और 20वीं सदी को पढ़ते तो आपको पता है, उसको हम सोशल साइंसेस में कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा। जी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा में क्या हो रहा था कि हमने फॉसिल फ्यूल्स को और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे थे, हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे। लाइक कोयले से हम कोशिश करते थे कि आपकी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बने, उसके लिए हम गैस को भी यूज़ कर रहे थे, नेचुरल गैस को भी। उसकी वजह से आप क्या देखते हैं, जब भी आपने फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया है, ठीक है ना, आपने क्रूड ऑयल को बर्न किया, आपने नेचुरल गैसेस को बर्न किया, आपने
कोल को बर्न किया तो उसका जो एक्सट्रैक्शन निकलता है दैट इज ऑलवेज कार्बन। ओके, ठीक है ना। अब आप क्योंकि ये नेचुरल गैस की, क्रूड ऑयल की, आप इनकी अगर केमिकल कॉम्पोजिशन भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको उनमें कार्बन मिलेगा, ठीक है। तो आपने जब उसमें से जो उसके अच्छे एलिमेंट्स थे वो निकाले तो कार्बन आपने निकाला। जो कार्बन जब निकलना शुरू हुआ तो उसने एक्चुअली आपकी ओजोन को इफेक्ट करना शुरू किया। इसके बाद कुछ और मजीद एग्रीमेंट्स हुए, एक जैसे पेरिस एग्रीमेंट है। अच्छा, पेरिस एग्रीमेंट में भी दोबारा, एंड पेरिस एग्रीमेंट वाज साइंड बाय ऑल 196 नेशन। ओके, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में भी यही बात की गई कि हम जो हैं वो एक तो कार्बन एमिशन पे कंट्रोल करेंगे और दूसरा ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी काम करने का ये जो रीज़न था कि जो अननेसेसरी गैसेस, जैसे भाई साहब ने एक्सप्लेन किया, जिनको हम यहाँ पर ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, उस चीज़ को हम कम करेंगे ताकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल हो जी। और उसके अलावा अब यूनाइटेड नेशंस के हर साल जो है कुछ एग्रीमेंट्स चलते हैं जिनको हम कहते हैं COP। यूनाइटेड नेशंस की पूरी डोमेन है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जी के CCC है, जो कि COPs करवाती हैं और वो हर साल मुख्तलिफ जगहों पर होती है। और इसका मेन टारगेट इस टाइम कार्बन इमिशन का कंट्रोल है तमाम ममालिक के ऊपर। अच्छा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टॉप 5 कंट्रीज जो कार्बन इमिशन में टॉप करती हैं जी, दैट इज USA, ओके, चाइना, इंडिया, रशिया एंड जापान। ओके, और ये पांचों कंट्रीज की अगर आप इकोनॉमी देखें तो इनकी इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्हिसार करती है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज, चाइना, रशिया, और ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चीज़ें, राइट। तो इनकी जो दे टॉप द टेबल, ओके, इनकी कार्बन इमिशन इतनी ज़्यादा है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए भी, और ये खुद भी ममालिक अपने ऊपर जो है वो काम करे। और सबसे ज़्यादा जो कार्बन इमिशन कंट्रीब्यूटिंग जो कंट्री इस वक्त है चाइना जी, पूरी दुनिया प्रोडक्शन कर बहुत प्रोडक्शन, मैस प्रोडक्शन। जैसे अनाज की हम वाफिर मिकदार सुन रहे थे जी, इसी तरह मटीरियल की भी हम वाफिर मिकदार की जो बात सुनते। सो समिंग इट अप, अब आपको ये तो आलमी सतह की बात है, तो जो हुकूमतें हैं, ठीक है, जो हमारी रूलिंग क्लास है, उसको ये मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आएँ जिसकी वजह से कार्बन इमिशन पे कंट्रोल हो, राइट, और इससे जो है वो माहौल साजगार है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर विंसेंट, आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इन तमाम बातों पर रोशनी डाली कि हम किस तरह आलमी सतह पर जो माहौलियाती तब्दीली है, क्या क्या इकदाम जो है करने होंगे ताकि माहौल बेहतर हो सके। सो आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पास्टर कामरान साहब आपका शुक्रिया, ब्रदर विंसेंट आपका भी शुक्रिया कि आज आपने इस खूबसूरत मौजू पर जो है गुफ्तगू की है, इंसानी ज़िंदगी का माहौलियात पर असर। तो आज का प्रोग्राम अपनी नौयत का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी सारी बातों को नोट किया है। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपने सवालात हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम अगले प्रोग्राम्स में आपके इन सवालात को ऐड करें। थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम देखने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।